संविधान का इतिहास। आज हम लोग भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम अतीत की उन घटनाओं को समझेंगे जिससे भारत का संविधान बना। सबसे पहले 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचरस नामक व्यापारी, जो ये है यूके, वहाँ पर रहते थे। वो वहाँ से पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए एक कंपनी का निर्माण करते हैं जिसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ये इसका निर्माण 1600 ईस्वी में किया उन्होंने, जिसे हमें शॉर्ट फॉर्म में ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका संचालन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ब्रिटिश काउंट के अंडर कार्य करते थे। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई, लेकिन उस समय भारत में राजनीतिक तौर पे कोई भी राज्य कुशल नहीं था, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ऐसा कोई भी राजा नहीं था जो सशक्त हो। उस समय सभी देश, सभी राज्य आपस में बटे थे, आपस में काफ़ी संघर्ष होता था। उसी का लाभ उठाकर अंग्रेज भारत की राजनीतिक गतिविधियों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। 18वीं सदी के शुरुआत में तक कंपनी ने ये आपका बॉम्बे है उस समय का, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, और ये जो आप देख रहे हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और ये आपका है आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना बढ़ गया है, ये सब जो राज्य हैं आपस में मिलकर मद्रास की स्थापना करते थे। और जो वर्तमान में उड़ीसा है और झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार और बंगाल मिलकर उस समय का बंगाल था। उसी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से आई, लेकिन भारत में अस्थिरता को देखते हुए उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ठीक। 1757 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब, जो 5 प्रांतों का राजा था, वह इस युद्ध में हारा और अंग्रेज राजनीतिक दृष्टि से वहाँ पर राज करे और आर्थिक स्थिति से भी मजबूत हो गए, क्योंकि जो बंगाल की राजधानी थी कलकत्ता, वह बहुत ही समृद्ध थी, क्योंकि वहाँ पे विदेशों से व्यापार होता था, जिससे वह बहुत ही आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी उसकी। जब 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, तब बंगाल का नवाब और दिल्ली के बादशाह मिलकर अंग्रेजों से युद्ध लड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने इन दोनों को हरा दिया। पहले तो बंगाल के नवाब ने प्लासी के युद्ध में हारा, उसके बाद दिल्ली के बादशाह और बंगाल के नवाब भी हार गए 1764 में। ठीक है। अब इन दोनों युद्धों के बाद अंग्रेजों की शक्ति बहुत ही बढ़ गई और वह अब इतनी शक्तिशाली हो गए कि ब्रिटेन की संसद से उन्होंने आग्रह किया, अब हमें कुछ शक्तियां दी जाएं जिससे हम यहाँ का प्रशासन देख सकें। इससे खुश होकर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, क्योंकि ब्रिटेन के सम्राट को लगा और वहाँ के पार्लियामेंट को लगा कि इन्हें कुछ शक्तियाँ दिया जाए जिससे वह भारत में शासन कर सकें। इसके लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग का अर्थ होता है नियमित करना, अर्थात शासन व्यवस्था को नियमित करना। ठीक है। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। नेक्स्ट, मद्रास के गवर्नर और बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। नेक्स्ट, भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई इस एक्ट के द्वारा,
लेकिन यह जब बना 1764 ईस्वी में। इसमें 4 लोग थे, 4 सदस्य थे। इस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे लॉर्ड इम्पे। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। नोट: 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, जो 1773 की कमियों को दूर करने के लिए आया था। ठीक है। अब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसमें मेनली बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ, जो 6 सदस्यीय था। ठीक है। उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट आया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व से ही दिया जाए। उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया, जिसमें सबसे पहले 1 लाख रुपए का बजट शिक्षा के लिए दिया गया, क्योंकि भारत में शासन करने के लिए कुछ शिक्षित लोगों का चयन करना था, जो ब्रिटेन से तो लाते नहीं, वो इंडिया में ही ढूंढते हैं। उसके लिए एक शिक्षा के लिए एक बजट लाते हैं, जिसको वुड डिस्पैच कहते हैं। सेकेंड, ईसाई मिशनरियों को भारत आने और धर्म प्रचार करने का अधिकार दे दिया गया इस चार्टर एक्ट के द्वारा। (1833) चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और फर्स्ट लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के गवर्नर जनरल बने, और अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता लॉर्ड मैकाले का पहला कमीशन भारत आया। ठीक है। 1853 का चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का यह अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके बाद चार्टर एक्ट नहीं आया। भारत का शासन अब ब्रिटेन के हाथों में चला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का यह अंतिम चार्टर एक्ट था, और गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। यह पहली बार था। अब इसके पावर कम कर दिए गए। जब 1857 का युद्ध होता है, उसके बाद ब्रिटेन को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अत्यधिक अत्याचार कर रही है भारतवासियों पर, और उसको सांत्वना देने के लिए सिर्फ 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया, जिसमें 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया, और गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, और एक नए पद का सृजन किया गया, जिसका नाम था भारत का सचिव। अब भारत का शासन ब्रिटेन क्राउन के अधीन भारत सचिव और भारत सचिव के अधीन वायसराय द्वारा संचालित होता था। जो भारत सचिव था, वह ब्रिटिश संसद का ही एक सदस्य होता था। जो भारत का पहला वायसराय था, वो लॉर्ड कैनिंग थे। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 में भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की तथा निषेधाधिकार वीटो पावर जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, और इस अधिनियम में लॉर्ड कैनिंग जो वायसराय थे उस समय, उन्होंने एक मंत्रिमंडलीय व्यवस्था स्थापित की। भारत परिषद अधिनियम 1892, इसमें पहली बार भारतीयों को वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार प्रदान किया गया, और भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, जिसमें मार्ले भारत सचिव थे और मिंटो गवर्नर जनरल थे। इस अधिनियम में पहली बार पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, ऐसा प्रावधान किया गया। और जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के जनक कहलाते हैं, वो गवर्नर जनरल जो थे मिंटो, वो कहलाते हैं। और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में
लॉर्ड सिन्हा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को प्रथम विधि सदस्य के रूप में चुना गया और इस अधिनियम द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, जो 1892 में जो बजट पे हम लोग को सिर्फ बहस करने का अधिकार था लेकिन प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, वह 1909 अधिनियम में अब अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार प्रदान किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, जिसमें मॉन्टेग्यू थे भारत सचिव और चेम्सफोर्ड थे गवर्नर जनरल। इसमें सबसे पहले उत्तरदायी शासन की बात कही गई और अब प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित किया गया, जिसमें केंद्र और प्रांतीय विषयों को अलग अलग किया गया और इसके पश्चात प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में बांट दिया गया। इसमें कौन से विषय थे? एक हस्तांतरित विषय और एक आरक्षित विषय। जो हस्तांतरित विषय थे वह गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य को उन मंत्रियों की सहायता से लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, जैसे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि आदि। और दूसरा आरक्षित विषय, इस पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, जैसे राजस्व, वित्त और न्याय और पुलिस आदि। और द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन, इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया और प्रत्यक्ष निर्वाचन और महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया और लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और ये ली आयोग के द्वारा की गई और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, जो 1909 में पृथक निर्वाचन आया था उसका ही विस्तार किया गया। 1909 में मुस्लिमों को पृथक किया गया और 1919 में इसका विस्तार किया गया, जिसमें सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन लाया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 यह ब्रिटिश द्वारा लाया गया सबसे बड़ा प्रलेख था और 1919 का जो द्वैत शासन था उसको समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया और एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई और इसी अधिनियम द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई और इसी अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर उड़ीसा और सिंध प्रांत का गठन किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो दिल्ली में थी और केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करके 3 अनुसूचियां बनाई गईं, जो हैं संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। और जो ये संघ सूची थी उसमें 59 विषय थे और जो राज्य सूची थी उसमें 54 विषय थे और जो ये समवर्ती सूची थी उसमें 36 विषय थे और जो अवशिष्ट शक्तियाँ थीं वो वायसराय के पास रखी गई। अब भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इस अधिनियम में माउंटबेटन योजना के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स और 16 जुलाई को 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया
और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट ने इसको स्वीकृति प्राप्त कर दी और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 तक वह एक औपनिवेशिक राज्य बना रहा। उसके बाद भारत आज़ाद हो गया।